आज से 8 महीने पहले मैंने इस पेज पे एक कहानी सुनाना शुरू करी थी। एक अकेली माँ, उसका 8 साल का छोटा सा बच्चा हड़बड़ी में एक ट्रेन में चढ़ते हैं। खाली सी ट्रेन, कुछ सीट आगे जाके बैठते हैं। उसके बच्चे के नखरे के चलते उस ट्रेन के बोगी नंबर A4 में एक कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सदियों पहले बने रोफानगढ़ नाम के एक राज्य की तरफ लेकर जाते हैं। और उस राज्य में एक लड़की बिंदिया, जिसके रिपीटेडली सवाल पूछने के कारण हमें रोफानगढ़ और इस कहानी के टाइटल में यूज़ हो रहे शब्द हुकुमबाओं के बीच का रिश्ता धीमे से समझ में आता है। ये कहानी उस छोटे से बच्चे ने जो 2 चिप्स के बदले कहानी का हक अदा किया था ना, उस कहानी का आखिरी चैप्टर है। हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 16th कहानी ऑफ स्टोरीज। कहानी का नाम एक हुकुम्बा 2, चैप्टर 5। जो बिंदिया थी वो बिना शर्त को बताए किले की तरफ आगे जाने लगती है। वो लड़का उस ट्रेन में वो जो ऑकवर्ड सा साइलेंस बन गया था ना आंटी को रोकने के कारण, उसे तोड़ते हुए कहानी को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। रिचा के बच्चे को नींद काफ़ी हद तक अपनी बाहों में ले लेती है। आगे जाने से पहले अगर आपने इस कहानी का चैप्टर 1 to 4 नहीं सुना है, या सुना है टाइम हो गया याद नहीं आ रहा, तो प्लीज़ पहले उसे सुने। मेरी कहानियों में बारीकियों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। उसी के साथ में अगर आप इस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं तो YouTube पे ये कहानी पूरी तरह से अवेलेबल है। कुछ वक्त में पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स में भी आ जाएगी। इंस्टाग्राम पे हम अपने नए लिसनर्स के लिए पहले के 6 एपिसोड डालते हैं ताकि आप इस कहानी को एक्सपीरियंस कर सकें। तो बिंदिया, अब बिंदिया भले ही बिना शर्त बताए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अगर वो ये नहीं बता सकती थी कि शर्त क्या है, उसका ये मतलब नहीं था कि जो सेनापति थे उनके पास सवालों की कोई कमी थी। भाई, उनके पास तो पूरी लिस्ट पड़ी थी। अब वो धीमे से पूछते हैं बिंदिया से कि वो दरअसल सिपाही जो हैं थोड़े थक से गए थे, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो। बिंदिया हाँ कह देती है। अब वो लोग जब रुकते हैं तो जितने भी सेना के लोग होते हैं वो सारे के सारे यार छुपी और टेढ़ी नज़रों से बिंदिया को देख रहे होते हैं कि उन्होंने कभी नहीं देखा था उनके सेनापति को एक द्वारपाल की तरह किसी की सेवा करते हुए। सेनापति बिंदिया के पास जाते हैं और दोबारा से पूछते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे पास कुछ और सवाल भी थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ? अच्छा, जब मैंने आपसे गांव में सवाल पूछे तो आपके तो बड़े तेवर थे। अब आप सवाल? हाँ? आंखों ही आंखों में बिंदिया पूछने का इशारा करती। भाई, ठाट होते हैं उसके भी अपने हुकम्बा जो साथ में था। सेनापति बड़ी तमीज के साथ पूछते हैं, आपने हमें पहचाना कैसे? हुकम्बाओं के हर चीज के लिए हुकम्बाओं की जरूरत नहीं होती जनाब, बिंदिया ने तुरंत कहा। मुझे कुछ अजीब सा लगा था जब आप लोग गांव में आए और आपने कई जगहों पे, मैंने गलियों पे देखा कि हथियार उठाए सैनिक खड़े, लेकिन वो हथियार चला नहीं रहे थे। चला सकते थे, चलाया नहीं। मार सकते थे, मारा नहीं। लूट सकते थे, लूटा नहीं। अगर लूटने ही नहीं आए थे तो आए क्यों थे यहाँ पे? और इस बस्ती को देखकर समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ खास है नहीं लेकर जाने के लिए, लेकिन आप पूरी इतनी बड़ी झुंड लेकर आए थे। लेकिन फिर आपके मुंह से बनौक निकला। बनौक एक गाली थी किसी को महामूर्ख या बेवकूफ बुलाने के लिए, लेकिन ये रोफानगढ़ की बोली में आने वाली एक गाली थी। इसके बाद जासूस वाली बात से शक और बढ़ गया और अपनी बात को कंफर्म करने के लिए बिंदिया ने अपना आखिरी दांव चला, उस औरत को पकड़वाया। जब उस औरत को पकड़ने के लिए इशारा किया तो जो सैनिक पहले उस दुकान के अंदर गया, अंदर जाके उसे जैसे ही पता चला कि वो एक किताबों की दुकान है तो वो तुरंत बाहर निकला। उसने अपने जूते उतारे और फिर वो अंदर जाकर उस औरत को पकड़कर बाहर लाया। आसपास के राज्यों में भी किताबों की ज़रूर इज्जत होती थी, लेकिन रोफानगढ़ जितनी कहीं नहीं। रोफानगढ़ का रिवाज कुछ ऐसा था कि अगर आप अपने हाथ में कागज़ लिए खड़े हो और उस कागज़ को पढ़ रहे हो तो आप अपने जूते नहीं पहन सकते, भले ही आप राजा क्यों ना हो। इतना ज़्यादा रिवाजों का पालन, वो भी युद्ध के बीच में।
बाकी तो फिर आपको उकसाने पे आप ही ने बता दिया कि आप रूफानगढ़ से हैं, बिंदिया कहती है। घबराते हुए सेनापति अपना दूसरा सवाल पूछते हैं, राजकुमार जिंदा थे या? वो पूछ ही रहे होते हैं कि बिंदिया कुछ कहती नहीं है, बस सेनापति के यहाँ पे अपने हाथ की इस छोटी सी उंगली को हल्के से रख देती है। सेनापति को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता, सब धुंधला सा रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे एक साफ दृश्य दिखाई देता है। उन्हें साफ समझ में आ जाता है कि जो राजकुमार थे उन्होंने अपनी राज प्रतिज्ञा को पूरा करते समय अपने पैसा, अपना पद, अपना नाम सबका भरपूर इस्तेमाल किया था। धोखे से राज प्रतिज्ञा को पूरी करने के बाद जब ये जनाब लौट रहे थे तो अपनी आदत से मजबूर इन्होंने बिंदिया की बस्ती में एक ठहराव डाला था। एक लड़की पे इनका दिल आ गया, लड़की नहीं बच्ची पे, 14 साल की एक छोटी सी बच्ची पे। खुद का नाम अगस्त्य बताया, खुद को एक बहुत बड़ा व्यापारी और राजघराने का काफी करीबी मित्र बताया, और उस लड़की को कितने सिक्के के बदले खरीदा जा सकता है इस बात की इच्छा जाहिर करी। जब ये बात उसने उस लड़की के बाप से करी, उसके बाप ने आए ना दाएं देखा और अगस्त्य को खूब मारा। इतने में राज प्रतिज्ञा को तोड़कर उस राजकुमार के साथ एक रखवाला भी था, हो नहीं सकता था पर था। उसने जैसे ही दोनों को अलग किया तो अगस्त्य ने अलग होते ही राजकुमार ने अपने खंजर को निकाला और उस पिता के ऊपर बार बार वार करके उसे मार डाला। माँ और बेटी को भी वो राजकुमार कहाँ ही छोड़ता, खंजर लिए तैयार था। उस बेबस और बेसहारी हालत में आंसू और पसीने से भीगे हुए चेहरे के साथ उस माँ ने बचपन की कोई कहानी याद करी कि यूं ही उन्हें बुलाओगे तो वो नोच खाएंगे, लेकिन अगर वाकई बेबस निकली तो हुकुम्बा इंसाफ दिलाएंगे। रोते रोते एक हुकुम्बा 2 दीवार में पीटते हुए वो गुहार लगाने लगी, और उस गुहार को बिंदिया के अंदर बसे उस हुकुम्बा ने सुना। सुनता भी क्यों नहीं कि इत्तेफाक से थोड़ी थी कि बिंदिया यहाँ पे इस बस्ती में आके बैठी थी। याद है सालों पहले हुकुम्बाओं ने रूफानगढ़ के उस दरबार में जो हाहाकार मचाया था, वो गुहार अब तक अधूरी थी, और उस गुहार को पूरा करने के लिए बिंदिया का उस बस्ती में होना ज़रूरी था, उस राजकुमार का रास्ते से हटाया जाना ज़रूरी था। लेकिन वो गुहार अधूरी क्यों थी? और बिंदिया, कहानी आगे सुनने का दिल कर रहा है? अगर इंस्टाग्राम पे सुन रहे हो तो ये कहानी यहीं तक अवेलेबल है, लेकिन बार बार ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं। यूट्यूब पे एक प्ले के बटन पे मूवी की तरह ये कहानी है। ब्रेक मत लेना, वहाँ पर आना, आपका इंतज़ार रहेगा, दिल करे तो। जैसे ही राजकुमार ने उस बेबस सी गुहार को सुना, कुछ कदम पीछे हो लिया। वो कितना ही घटिया या बेवकूफ़ क्यों ना था, लेकिन उसने अपने दादा से और अपने पापा से कुछ कहानियाँ सुनी थी, हुकुम्बाओं की कहानियाँ, जहाँ वो बताते थे कि कैसे सदियों पहले 1 महीने के अंदर अंदर हुकुम्बाओं ने उनके पूरे के पूरे दरबार को तोड़ के रख दिया था। लेकिन राजकुमार के जो चाचा थे और उनके साथ कुछ और जो दरबार के लोग थे, वो इन सारी बातों को एक मन घड़त बात कहते थे कि ये सब फालतू है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन डर तो डर होता है। जैसे ही राजकुमार ने ये सुना, वो वहाँ से सबसे पहले तो निकल गया। उसके बाद उसने वहाँ के किसी गरीब से इंसान को पकड़ा और उसे कुछ पैसे दिए अगस्त्य बनने का नाटक करने के लिए, क्योंकि अगर गुहार लगाई गई है तो अगस्त्य के नाम पर लगाई गई होगी। बस राजकुमार को इतना नहीं पता था कि नाम बदल देने से कोई हुकुम्बाओं की पहचान खत्म नहीं हो जाती है। जिसने गुहार लगाई होती है वो, जिसके लिए गुहार लगाई होती है वो, और शर्त, ये 3 बातें हुकुम्बाओं में छप चुकी होती हैं। बस फिर क्या था, बिंदिया के बसे उस हुकुम्बा ने राजकुमार को ढूंढा, और जब हुकुम्बा सामने खड़ा था तो राजकुमार जैसे किसी मूर्ति सा बन गया, ना हिल सका ना बोल सका। जुबान जैसे मानो किसी पत्थर सी ठहर सी गई। बिंदिया ने उसके कानों में गुहार लगाई। 1 हुकुम्बा 2 के बाद 2 हुकुम्बा 3 कहने पर शर्त बताई जाती थी। राजकुमार को बचाने के लिए उस औरत ने कोई शर्त नहीं रखी थी। बिंदिया
उनके माथे से अपना हाथ हटा लेती है और सेनापति जो हैं वो असलियत में आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी से ज़्यादा चिंता थी। राजकुमार मर गया इस बात से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो एक बेवकूफ़ सा लड़का था जो वैसे भी राजगद्दी के लायक नहीं था, लेकिन वो विलन नहीं था, वो एक प्यादा था, बेवकूफ़ सा। पर उसका इन्फ्लुएंस उसके पिता के कारण नहीं था। वो इस तरह का एक घटिया इंसान राजा के कारण नहीं था, बल्कि अपने चाचा के कारण था। और अगर अब राजकुमार नहीं है तो राजा की कोई और औलाद नहीं थी। इसका मतलब राजगद्दी का अगला हकदार वो चाचा था, राजा का भाई। और अगर गलती से भी उसे ये पता चल गया कि राजगद्दी उसके हाथ लग सकती है, तो राजा के दिन लिख कर कह सकता था कोई भी गिने हुए थे। सेनापति को कुछ समझ नहीं आता कि वो करें तो करें क्या। इतने में जो दूसरा स्टेशन है वो आ जाता है। सब लोग खिड़की से बाहर की तरफ देखते हैं। टीसी साहब का मन तो नहीं करता, लेकिन वो उठकर अपने काम की तरफ दोबारा लौटते हैं। अब सिर्फ एक स्टेशन बचा था, तीसरा, और उसके आने में अभी काफी वक्त था। बिंदिया और सेनापति दोबारा से चलना शुरू करते हैं, लेकिन किले से एक दूरी पर आने के बाद जो सेनापति हैं वो अपनी पूरी की पूरी टुकड़ी को जंगल में छुपने के लिए कहते हैं और वो अकेले बिंदिया को लेकर किले की तरफ जाते हैं। किले के अंदर पहुंचते ही जैसे ही राज दरबार के जितने लोग थे वो उनसे राजकुमार के पते के बारे में पूछते हैं, तो वो ये बताते हैं कि वो अभी भी ढूंढ रहे हैं। सेनापति झूठ बोलते हैं। वो चुपचाप बिंदिया को लेकर राजा से अकेले मिलने का एक तरीका ढूंढते हैं और एक बहाना आखिरकार मिलता भी है। जब राजा को सेनापति ये पूरी बात बताते हैं बिंदिया के साथ खड़े होकर, तो राजा भरोसा नहीं करते, लेकिन बिंदिया अपनी इस छोटी सी उंगली को उनके माथे के कोने में टिकाकर उन्हें सब कुछ दिखा देती है। राजा फूट फूट कर रोने लगता है। उसे अपने बेटे की उस हरकत पे घिन थी, लेकिन फिर भी बेटा तो बेटा होता है और पिता पिता। खैर, वो ये कहकर थोड़े नॉर्मल हो ही रहे होते हैं कि जैसे अचानक से बिंदिया इस बार जैसे उसका अपने शरीर पे काबू नहीं था, वो दोबारा से उनके माथे के कोने में अपनी उंगली टिका देती है। लेकिन इस बार जो उन्हें दिखाई देता है वो उनके जन्म का भी नहीं था। राजा को एक बड़ा धुंधला सा कुछ दिखाई देता है कि कोई महारानी है जो जहर खा के मर गई। पूरा दरबार जो है वो मातम मना रहा है, राजा मातम मना रहे हैं, और उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये तो उनके वो परदादा की कहानी है जो वो रानी पुष्पक गांव से आई थी। और फिर अचानक से उस विजन में उनको एक 4 बैलों की बनी हुई एक गाड़ी पे बैठा एक व्यापारी दिखाई देता है। एक व्यापारी जो पता नहीं कहीं जा रहा है और उसके बाद किसी ढाबे में बैठा है। ढाबे में कुछ बातचीत के बीच में ताना देता हुआ वहाँ गांव के कुछ लोगों से कह रहा है कि कितने बेशर्म हो तुम सारे के सारे। माना कि तुम्हारी तकलीफ रफानगढ़ के किले के साथ है, उनके राज दरबार के साथ है, लेकिन तुम्हारी बेटी की क्या गलती थी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, तुम उसकी मैयत पे तक नहीं गए। उस बच्ची ने अपने अंतिम संस्कार में अपना खुद का परिवार नहीं देखा क्योंकि तुम नाराज थे। ये बात सुनते ही वहां पे जो लोग बैठे होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक जब वहां पे खड़ा होता है उसका हाथ अपने खाने की थाली पे पड़ता है और पूरा का पूरा चावल जो होता है वहां पे रखी उस मेज पे फैल जाता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो उसे पकड़कर वहां के सरपंच के पास लेकर जाते हैं। राजा को वही दुनिया दिखाई देती है जो दरबार दिखाना चाहता है। पुष्पक गांव की वो बच्ची मर चुकी थी। इस बात का संदेशा पुष्पक गांव तक कभी पहुंचा ही नहीं था, इसलिए उस गांव का एक भी इंसान अपनी बच्ची की मैयत पे तक नहीं आया। लेकिन उस मैयत के होते ही राजा को इतना बिजी कर दिया राज दरबार ने, यहाँ का काम, फर्जी युद्ध, इन सारी बातों में, कि राजा उस गांव तक पहुंचे ही नहीं। कुछ वक्त के बाद जब इस व्यापारी के मुंह से गांव के लोगों को एक खबर मिली, उन्होंने एक
किसी के एडवाइस पे हुकुम्बाओं की गुहार लगाई। राजा जो हैं वो बिंदिया की तरफ देखते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, गुस्सा होता है, लेकिन गुस्सा जताते नहीं है। कैसे जताए? बिंदिया पे गुस्सा करना यानी हुकुम्बाओं को चुनौती देना, और इतनी हिम्मत राजा में क्या, उनके पूरे के पूरे सेना में नहीं थी। बिंदिया शर्त बताती है। राजा को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि पुष्पक गांव की एक नई लड़की के साथ इस बारी राजा को शादी नहीं करनी है, बल्कि उसे रानी बनाना है। ये गांव की जो लड़की होगी उसे पूरी तरह से रूफानगढ़ का राज्य सौंपा जाएगा, और राजा और उनके घराने का रूफानगढ़ पे कोई हक नहीं होगा। या तो मान ले, नहीं तो फिर हुकुम्बा। राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हामी भर देते। 4 दिनों के बाद राजा अपनी भरी सभा में इस बात को अनाउंस करते हैं कि सालों पहले जो हमने पुष्पक गांव के साथ किया था, उस बात का पछतावा करने का वक्त आ चुका है। और वो बता देते हैं कि एक लड़की को उस गांव से चुना जाएगा, एंड शी विल बी द न्यू क्वीन। सीधी सी बात है, दरबार के लोग इस बात का अपोज करते हैं, लेकिन राजा दरबार के लोगों की तरफ देखकर सिर्फ एक शब्द कहते हैं, हुकुम्बा। बस काफी था, कोई चूं तक नहीं करता। एक नई रानी को पुष्पक गांव से चुना जाता है। राजा नहीं चुनता, रूफानगढ़ का दरबार नहीं चुनता, बल्कि पुष्पक गांव खुद एक लड़की को सजेस्ट करता है। ये नई रानी, इसको देखकर कुछ लोगों ने यूं लिखा था जैसे मानो हमारे जो वो महान राजा थे 3 पीढ़ी पहले, खुद उन्हीं का अंश हो इनमें। उसका कद लंबा, रंग सांवले से थोड़ा सा और काला, चेहरे की मुस्कुराहट कुछ ऐसी कि अगर हंस दे तो कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में हताश हुआ बैठा हो, वो एक दिन जीने की और इच्छा कर जाए। उसके चलने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे बचपन से उसकी परवरिश राजघराने में हुई हो। उसमें हर वो बात थी जो रूफानगढ़ की रानी के अंदर होनी चाहिए थी। कोई भी उस रानी के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अभी तक वो रानी बनी नहीं थी, पर कुछ ही दिनों में बनने वाली थी। सब कुछ समझ नहीं पाते कि आगे होने क्या वाला था। राजा अकेले कई बार अपने कमरे में खूब रोया करते, अपनी गद्दी खो दी, अपना बेटा खो दिया, जीने के लिए वजह कहां बची थी उस इंसान के पास। आखिरकार मुकुट पहनाने का दिन आया, उस लड़की को रानी बनाने का दिन आया। राजा उस राजगद्दी और उस मुकुट का जो पत्रिका होता है उसे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे पढ़ना शुरू करते हैं, बिंदिया की सांसें फूलने लगती हैं। उसको तकलीफ थी ना। जो लड़की है उसके सर पे रानी का मुकुट रख दिया जाता है, और जैसे ही वो मुकुट उसके सर को छूता है, वहां बिंदिया बेहोश हो जाती है। अचानक से पूरा दरबार कुछ समझ नहीं पाता हुआ क्या, क्योंकि शी वॉज एक्चुअली अ वेरी रिस्पेक्टेड गेस्ट इन दैट दरबार दैट डे। तुरंत वो जो नई नवेली ज़ीरानी थी वो भगती हुई वहां जाती है और बिंदिया का सर अपनी गोद में रख देती है। उसके मुंह पे पानी की छींटें मारी जाती है, और कुछ ही वक्त के अंदर बिंदिया को होश आ जाता है। लेकिन अब जब वो अपनी आंखें खोलती है ना, तो वो उठ के आसपास देखती है, उसकी आंखों में ना पानी पानी सा होता है, और वो एकदम एक टूटी हुई आवाज़ में कहती है, अब मुझे घर जाना है, अब मुझे घर जाना है, बस। राजा और सेनापति जो होते हैं वो रानी से कहते हैं कि भाई आप अभी अभी रानी बनी है, आपके लिए जो तोहफे लाए हैं, दरबार के लोग लाए हैं, आप
उनको देखिए, बिंदिया को तब तक हम देखते हैं। और तुरंत कुछ एक दो वैद्यों के साथ वहाँ के कोने वाले कमरे में बिंदिया को ले जाया जाता है, ये कहकर कि लोगों से थोड़ा हट कर, यहाँ इतने सारे लोग खड़े होते हैं ऐसे घुस घुस के, तो भैया थोड़ी सी खुली हवा में सांस लेने के लिए उसे मिल जाए। उसे वहाँ पर राजा और सेनापति अकेले लेकर जाते हैं। वैद्यों को और सिपाहियों को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है। राजा बिंदिया के पास उस बिस्तर पे जाते हैं, घुटने टेकते हैं और बिंदिया की तरफ देखकर सिर्फ इतना सा कहते हैं, हुकुम्बा। बिंदिया नाम में अपना सर हिला देती है। राजा के चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं। बिंदिया को पानी का एक गिलास जो दिया होता है वो उसे दोनों हाथों से पकड़कर पीना शुरू करती है। राजा अपनी आंखें खोलते हैं। खून से लाल वो आंखों में पानी भरा होता है। वो उठते हैं, सेनापति के पास जाते हैं, उनके कान में धीमे से कहते हैं, इसको पूरी हिफाजत के साथ छोड़ाना। और सेनापति के कंधे पे एक बार मारते हैं, अपना हाथ ऊपर उठाते हैं, मुड़कर बिंदिया की तरफ देखते हैं, आंखें लाल, एक आंसू टपकता है। अपने हाथ को मुट्ठी यूं बनाकर नीचे कर लेते हैं और उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। सेनापति राजा की ओर देखते हैं और जब वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं तो बिंदिया की ओर, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब वो लड़का जो है वो थोड़ी सी ऐसी एक अंगड़ाई सी लेता है और इधर देखता है तो सामने जो अंकल आंटी बैठे हैं वो एकदम ऐसे आंख फैलाए बैठे होते हैं। बगल में जो बैंक वाले अंकल बैठे थे वो तो मुंडी मुंडी पे ऐसे बाहर निकाल के यूं सुन रहे हैं उसको। वो तो कुछ समझ नहीं पाता, वो ऐसे इशारा करके कहता है वो सो गया। वो सो गया तो सोने दो उससे, तुम कहानी सुनाओ भाई। सामने जो अंकल आंटी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मतलब तुम सुना दो ना, मतलब। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस उसे सुलाने के लिए सुना रहा था और जनाब ने अपना हक अदा किया था, सो गए हैं वो, मेरा काम खत्म हो गया। बगल में जो बैंक वाले अंकल होते हैं, अरे पर ऐसे बीच में कौन छोड़ता है, मतलब कंप्लीट कर दो ना, थोड़ी सी तो बची होगी। वो अंकल की तरफ देखता है, कहता है क्यों अंकल, कहानी तो बच्चे सुनते हैं ना। नहीं। अब अंकल जो है वो बड़ी प्यारे तरीके से ऐसे थोड़ा ऑकवर्ड, नहीं बेटा वो क्या है, अब हमारे यहाँ पे तो मतलब ऐसे हम कोई बुरा मत मानना बेटा, अदरवाइज बोल देता है कि मैं टांग खींच रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, अब चिल करो करके। अब वो कहानी सुनाने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे कहता है कि नहीं बच्चा तो सो गया और उसने फ्री में थोड़ी कहानी सुनी है, उसने 2 चिप्स दिए मुझे। अब आप लोगों को कहानी सुननी है तो मैं चिप्स में तो नहीं मानूंगा। तो जो बैंक वाले अंकल है पूछते हैं तो मतलब कलाकार हो तो पैसे कुछ, अच्छा कितने दे सकते हैं आप। पीछे से एक आवाज़ आती है, कितना चाहिए तुम्हें। अब मेरी आवाज़ पे मत जाना, अच्छी बेसी आवाज़ होती है उनकी। पलट कर देखते हैं तो वर्मन साहब की आवाज़ होती है। भाई उनके तो ठाठ थे, अमीर आदमी थे, कितने चाहिए। लड़का जो हंसता वो उनकी तरफ देखता है, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती जनाब, मुझे कुछ और चाहिए। कहते हैं मांगो। आपका वॉलेट। वो कहते हैं वाह, अभी तक कह रहे हो कि पैसों से नहीं खरीदी जाती और अब तुम पूरा बटवा मांग रहे हो। अंकल पूरा बटवा नहीं चाहिए, सिर्फ आपका बटवा चाहिए। अब बाकी लोग यहाँ कंफ्यूज से बैठे होते हैं कि भाई ये वॉलेट किस तरह का ट्रेड होता है, लेकिन अंकल स्माइल कर देते हैं। दरअसल उनके पास जो वॉलेट होता है वो एक लग्जूरियस ब्रांड का वॉलेट था। बड़ी पैनी नज़र चाहिए होती है पहचानने के लिए कि इस वॉलेट की कीमत अंदर रखे पैसों से ज़्यादा थी। चोर बाजार का भी तो हो सकता है। अंकल कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेने की तैयार हूँ, ऐसे करके वो मजाक में कहता है। बर्मन साहब हंस देते हैं, अपने वॉलेट को खोलते हैं, उसमें से जितने कार्ड्स रखे होते हैं उन कार्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं। उस वॉलेट के अंदर सारे नोट निकालकर करीबन 1000 रूहान उसके अंदर छोड़ देते हैं और लड़के की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लड़का वॉलेट लेता है, खोलता है
वो 1000 रूहान बाहर निकालता है और अंकल की तरफ बढ़ा देता है। नहीं रखो, अच्छी कहानी है। नहीं अंकल, जितना हक है उतना ही लूँगा, टिप्स नहीं लेता। हरमान साहब ने ठीक है कहा, 1000 को अपनी जेब में रखा। अब वो सामने अंकल आंटी की तरफ दिखता है, और बेटा मेरा तो बहुत ही बुरे हाल में है, मेरा तो मतलब ऐसा करके अंकल अपना बटवा था, वो तो इतने ऐसे चिरे पिरे से हाल में। अरे वही यार जो डैड वॉलेट नहीं होते अपने घरों में, वो अंकल ऐसे बोले, अरे नहीं अंकल आपसे आपका वॉलेट नहीं चाहिए। तो वो ऐसे देखते हैं, आपसे एक मदद चाहिए। पूछो। आप स्मृति जा रहे हैं क्या? लड़का पूछता है। स्मृति दरअसल ये अंकल आंटी जहाँ जा रहे थे उस जगह का एक ऐसा मंदिर था, एक ऐसा इलाका था, कहते हैं कि उस एरिया में अगर कोई जाता है तो वो जाता ही स्मृति पे मत्था टेकने के लिए था। अब जैसे ही वो पूछते हैं वहाँ में हाँ मिलाते, बोले बेटा वहाँ तो मतलब जाना बनता है, कुछ काम था वहाँ पे तुम्हारा? अंकल वहाँ पे नहीं, स्मृति के करीबन 5 किलोमीटर अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पे एक फुजीनी घाट करके आता है, छोटा सा इलाका है लोकल से, लेकिन अगर आप वहाँ पे एक मंदिर के बारे में पूछेंगे तो वो आपको इशारा दे देंगे। आप वहाँ जा सकते हैं क्या? अब अंकल आंटी की तरफ देखते हैं, आंटी कह देती हाँ हाँ, तो घूमने के हिसाब से भी जा रहे हैं, वहाँ भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, वहाँ मत्था टेक लेंगे, कृपा लेने में कहाँ दिक्कत है। अब वो ये बोलता है तो लड़का जो है ना अपने बैग से गट्ठी निकालता है। उस गट्ठी में ना कुछ छोटे बड़े, कुछ पुराने, कुछ नए से नोट होते हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस के। करीबन 5000 रूहान होते हैं उसके पास। उस गट्ठी को आगे करके कहता है, उस मंदिर के पास में बाहर ही अक्सर एक बाबा सा एक आदमी बैठा होगा। उसकी एक आँख ना थोड़ी कम खुलती है, एक एकदम ठीक है, और कपड़े वपड़े ऊपर थोड़े नहीं पहनता, मैला सा ही रहता है, थोड़ा दिखने में अजीब लगे, लेकिन उसे बस ये पैसे दे देंगे आप। अब पैसे किसी अनजान लड़के से ले लेना, वो भी 5000 रूहान, और वो इस भरोसे के साथ दे रहा है कि हम जाके वहाँ पे किसी को दे देंगे। और अगर हमने रख लिए तो? अंकल ऐसे टॉन्ट करके पूछते हैं। तो रख लीजिएगा अंकल, कोई दिक्कत नहीं। अंकल हाँ में अपना सर हिला देते हैं, पैसे लेते हैं और आंटी को देते हैं। आंटी अपने पर्स में उस पैसे को रख लेती है। वो बगल में बैंक वाले अंकल की तरफ देखता है। बैंक वाले अंकल कहते हैं, बेटा तुमने इनसे बटवा ले लिया, इनसे मदद, आप बताइए क्या सेवा कर सकता है ये? ऐसे करके वो यूं जो इशारा इशारा करते हैं, 2-4 डायलॉग वायलॉग मारते हैं, वहाँ जितने बैठे होते हैं थोड़ा हंस देते हैं। वो लड़का हंस के रिप्लाई करता है, नहीं अंकल आपसे एक जुबान चाहिए। यार इसकी तो अलग अलग डिमांडें हो रखी, मतलब ये तो कहानी में इतना डूब गया इंसान कि भाई इसके डायलॉग बन रहे हैं यहाँ पे। क्या जुबान जी है? बेटा है या बेटी? बेटा है या बेटी? उनसे उनका कोई बेटा है या बेटी सडनली पूछो। अब मेरा जी, आपका बेटा है या बेटी? अब एक बेटी है, उस पर भरोसा कीजिए, कम से कम 1 साल ही सही, उस पर भरोसा करके देखिए। अंकल कुछ समझते नहीं है। अंकल बड़े शकी अंदाज में पूछते हैं, किस बात पे भरोसा करने के लिए? आर्टिस्ट है ना, क्या करती है? वो गाने गाने लिखने का उसको शौक है। गाने का नहीं, वो कुछ समझ नहीं पाते कैसे किया। वो कुछ पूछते हैं जिसके जवाब में वो लड़का एक बड़ी प्यारी सी लाइन कहता है कि अंकल जो लोग कहानियाँ लिखते हैं ना, वो कहानियाँ पढ़ना भी जानते हैं। आप बस कुछ वक्त उस पर भरोसा करके देखिए, रिग्रेट नहीं करोगे। बस वो इतना कह देता है। कहकर वो अपना हाथ यूं आगे की तरफ करता है। जिस ज़मीं की मैं कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, कुछ वक्त के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ज़मीं कहाँ की है। इसे किशभा के नाम से बुलाते हैं। किशभा में एक नहीं कई देश आते थे। देशों में अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग ट्रेडिशंस, लेकिन पूरे किशभा में एक चीज़ ज़रूर कॉमन थी कि जब भी कोई वादा करता तो अपना हाथ आगे की तरफ करता, और अगला इंसान अगर उस वादे को निभाने के लिए हामी भरता तो वो अपने हाथ को पहले पीछे से फेर देता
और उसके बाद दोनों यूं अपने हाथ को करते, एक अपने दूसरे हाथ से एक तरफ और अगला अपने दूसरे हाथ से एक तरफ करके उस वादे को निभाने की एक जुबान देते। वो लड़का हाथ आगे करा यूं बैठा था। अंकल की आंखों में ना बहुत हल्का सा एक छोटा सा लेयर होता है ना, जब आपको आंसू आने वाले होते हैं पर आए नहीं होते, वो बन चुका था। अंकल धीमे से हाथ फेरते हैं, हाथ मिलाते हैं और वो लड़का उनके हाथ पे हाथ रख के यूं कर देता है। लड़के को तीनों पेमेंट्स मिल चुकी थी। वो अपनी सीट पे दोबारा से वापस बैठता है। अगले दिन बिंदिया को वापस लौटने के लिए जो कुछ सामान चाहिए था उसे घोड़े पर लाद दिया जाता है और एक एक्स्ट्रा घोड़ा भी दिया जाता है। बिंदिया को बिना दरबार के किसी इंसान को बताए बड़े चुपके से वापस अपने घर की तरफ भेजा जाता है। और बिंदिया को इस बात से कोई तकलीफ भी नहीं थी क्योंकि उसे सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी, उसका घर। लेकिन वो अकेले नहीं थी। उसकी हिफाजत करने के लिए जो सेनापति है भैया, उन्हें कहा गया था पर्सनली बाय द किंग हिमसेल्फ, वो भी वहाँ बैठे होते हैं। बिंदिया मना करती है, कहती है कि वो रास्ता जानती है और वो चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेनापति इंसिस्ट करते हैं। बिंदिया अब सिर्फ बिंदिया थी, हुकुम्बा नहीं था उसके अंदर। अब वो बिंदिया थी जिसने राजकुमार को मारा था। सेनापति के साथ अक्सर उनके कुछ सैनिक होते थे ताकि उनकी जान को भी बचाया जा सके, लेकिन इस सफर में सेनापति के साथ कोई भी नहीं था। वो पर्सनली उसे घर तक छोड़ने के लिए जाने वाले थे। बिंदिया को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो घोड़े पे खुश होकर बैठी थी, चेहरे पर एक ऐसी हंसी थी क्योंकि घर लौटने वाली थी ना। उनका सफर शुरू होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस छोटे से बच्चे ने जो 2 चिप्स के बदले जो हक अदा किया था कहानी का, रिचा और बिंदिया की वो कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक हुकुम्बा 2 की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेकिन रिचा, उसका बच्चा, बिंदिया और इस ट्रेन की बाकी सवारी जो थी, उन सब की कहानी का दूसरा और आखिरी पार्ट यहाँ पे शुरू होता है। एक हुकुम्बा 2 में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, क्योंकि अब शुरू होता है 2 हुकुम्बा 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखिए, उस कहानी वाले लड़के ने जो एक बात कही थी कि कहानियाँ फ्री में नहीं आती, हक अदा करना पड़ता है। यार, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट कि मैं जितना टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट कहानियाँ सुना सकूँ सुनाऊँ, लेकिन और ऑल्सो लाइक्स फॉलोज कुछ नहीं, जिसका दिल करेगा वो फॉलो कर देगा। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत बेसिक मोटिवेशनल फैक्टर होता है दैट इज़ रीच। अब एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, अगर आप नए हैं इस पेज पे, मेरे पेज पे जितने भी व्यूज़ आए हुए हैं वो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के कारण नहीं आते, मेरा काम उसमें नहीं बैठता, ये लोगों के स्टोरी शेयर्स के कारण आते हैं। अब हम लोग हर एपिसोड पे एक टारगेट रखते हैं। 2 हुकुम्बा 3 की कहानी लाने के लिए जितनी मेहनत करनी है उसके पीछे, मुझे ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास उतनी ऑडियंस है उस कहानी को सुनने के लिए। अभी के टाइम पे शायद हम लोगों ने, अच्छा कौन से एपिसोड को शेयर करना है, प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक हुकुम्बा 2 के चैप्टर 1 के एपिसोड 1, उसके अलावा किसी भी एपिसोड को मत शेयर करना प्लीज़। उस एपिसोड को हमने स्पेसिफिकली ट्रेलर की तरह बनाया गया है और उस पे अराउंड, मतलब हम सब जब भी शेयर करते सब मिलके उसी एपिसोड को शेयर करते हैं ताकि एक पे अच्छी रीच मिल जाए। उस एपिसोड पे आई थिंक अभी अराउंड 8 लाख करीबन व्यूज़ हो चुके हैं। उस पे हमको अगर 12 लाख व्यूज़ मिल जाते हैं, विच इज़ सिंपली स्पीकिंग 1.2 मिलियन टच हो जाता है, जो आप लोगों की स्टोरी शेयर से इससे डबल अमाउंट आप लोगों ने टच किए। मुझे उसका डबल वबल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उतना चाहिए। तो एटलीस्ट मुझे ये भरोसा मिल जाएगा दैट आई हैव इनफ ऑडियंस टू कंटिन्यू दिस स्टोरी। अगर अगले फ्राइडे तक मिल गया तो ग्रेट, अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग अब इंटरेस्टेड नहीं है इस कहानी को आगे सुनने में। तो ऐसे में फिर हम एक बढ़िया सी फ्रेश कहानी आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी शेयर करो, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक मुझे मेंशन करना,
दूसरा, प्लीज़ अपनी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे डीएम करना, क्योंकि मैं एक थैंक यू कोलाज वीडियो बनाता हूँ जिसमें काइंड ऑफ मुझे बड़ा मज़ा आता है उन लोगों की स्टोरीज़ को रीशेयर करके जिन लोगों ने किया। तो मैं एक ऐसे आप सबके स्क्रीनशॉट्स को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाता हूँ। अगर आपका दिल करे तो प्लीज़ मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजना। आई वुड लव टू हैव यू इन दैट वीडियो। बाकी तो वक्त बताएगा कि अगले फ्राइडे तक हम इस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं या एक नई कहानी सुन रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में अब जो आगे होने वाला है उसमें बहुत सारे क्लोजर्स हैं जो इस कहानी में मिलने थे। बट खैर, देखते हैं वक्त क्या बताता है, क्योंकि ऐसा है कि मैं तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ और 2 हुक्म बाद 3 पे नियर टू 40-50% काम ऑलरेडी हो भी चुका है। मैं कहानी सुनाने तो आ जाऊँगा। अब सवाल ये है, आप सुनने आएंगे?